Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय, चाइना एंड पाकिस्तान के साथ हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, पर बांग्लादेश भी इस लिस्ट में ऐड हो रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमिकल टर्म्स में टारगेट है कि बाय 2047 एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो ये टारगेट बिना सॉलिड डिफेंस के या सॉलिड मिलिट्री के अचीव हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे बिजनेसेस को फ्लोरिश करने के लिए हमारे बॉर्डर्स का सिक्योर होना काफी जरूरी है। इसे हम हमारे डिफेंस सेक्टर का इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन बोल सकते हैं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि आज जिस तरह के मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से हम गुजर रहे हैं, ऐसी सिचुएशंस बार बार आती रहेगी। लेकिन डिफेंस सेक्टर डायरेक्टली भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूटर रह सकता है हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ में, विच मेक दिस सेक्टर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीम। ऑफ कोर्स बीच बीच में ये सेक्टर सिक्लिकल भी रहेगा, तो इन सारे ही एस्पेक्ट्स को हम अगले कुछ ही मिनट्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमें इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी प्रीमियम एंड एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन रहती है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपने वीडियोस एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी पेड सर्विस हम रन नहीं करते हैं। यूट्यूब के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो इस सेक्टर को हमने लास्ट टाइम 2 साल पहले कवर किया था, यानी कि मई 23 में, एंड उसके बाद जब मैसिव रैली के साथ वैल्यूएशन हाई हो गई तो हमने इस सेक्टर को उस टाइम पर कवर करना अवॉइड किया। तो इस सेक्टर की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने एक रिकॉर्ड हाई बनाया है, एंड फाइनेंशियल 24-25 में 23,622 करोड़ के एक्सपोर्ट्स हुए हैं। एंड ओवर द लास्ट 3 इयर्स हमारी जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनमें 100% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है एक्सपोर्ट्स में। बट हमारे लिए ये जानना ये जरूरी होगा कि क्यों ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ स्टोरी हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट रीजंस की बात करें तो आज हमारा जो डिफेंस बजट है ये है 1.9% ऑफ जीडीपी, बट हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है वो ये कि इसे 4% तक ले जाना है। एक तो हमारी जीडीपी का साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, एंड उसमें भी जब डिफेंस बजट की परसेंटेज बढ़ेगी तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इसका साइज कितना बड़ा हो जाएगा। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी इन मॉडर्नाइजिंग इक्विपमेंट्स एंड इन्वेस्टिंग इन न्यू टेक्नोलॉजीज, तो हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी जा सकती है। तो इस सेक्टर में नई नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफ कोर्स हमें अपने R&D स्पेंडिंग को भी बढ़ाना होगा, एंड इंडिया का प्लान है कि बाय 2047 हम अपनी R&D स्पेंडिंग को 10x बढ़ाएंगे बाय 2047, सो दैट आज हमारी जो चैलेंजेस हैं जैसे कि इंजन प्रोडक्शन एंड हाई एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन्हें हम चैलेंजेस से अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर पाएं। उसके बाद रिसेंट में एक बड़ी डील साइन हुई है फ्रांस के साथ। यहां पर हम 26 राफेल जेट्स को एक्वायर करने वाले हैं इंडियन नेवी के लिए। तो यहां पर सिर्फ राफेल की डिलीवरीज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस डील में लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट सब कुछ इन्वॉल्व है, जिससे छोटी से बड़ी कई तरह की कंपनीज एडवांस फाइटर जेट्स की कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होने वाली है अंडर द मेक इन इंडिया मिशन। तो उसके बाद आता है सिक्लिकलिटी वाला फैक्टर। तो ये सेक्टर हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ड्रिवन है, तो इसलिए इस सेक्टर में जनरल असेंबली इलेक्शन वाला जो 1 से 1.5 साल रहता है, जिसमें बिफोर इलेक्शन एंड आफ्टर इलेक्शन टाइम दोनों इंक्लूडेड है, यहां जनरली हमें करेक्शन एंड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, एंड सेम करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हमें लास्ट ईयर देखने को भी मिला है। एंड ऐसा जनरली इसलिए होता है क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स को या तो इनिशिएट ही नहीं किया जाता है या तो स्लो हो जाते हैं, एंड जब नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद कुछ टाइम रोड मैप बनाने में निकल जाता है, एंड फर्दर टेंडर फ्लो होने में कुछ और समय लग जाता है। गवर्नमेंट के एम्बिशन भी काफी बड़ा रोल प्ले करेंगे इस सेक्टर में। सेकंड, एक और पॉइंट जिसका हमें पता होना चाहिए कि इस सेक्टर ने जिस तरह की रैली लास्ट की करेक्शन से पहले विटनेस की है, सेम तरह की रैली हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसका एक कारण यह है कि पहले इस पूरे सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग काफी कम था, जिसकी अब री-रेटिंग हो चुकी है। सेकंड ये है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी प्ले हो चुका है, इसलिए कुछ भी एक्सपेक्ट करने से पहले हमें इन एस्पेक्ट्स को भी फैक्टर इन कर लेना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि इस सेक्टर में कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें हम अपने फोकस में रख सकते हैं। बट एक पॉइंट हमें याद रखना होगा, वो ये कि इस सेक्टर में रिसेंट में एक अच्छी रैली हुई है, एंड नियर टर्म में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मार्केट अब रिकवरी मोड में है। ऑफ कोर्स बीच बीच में हमें करेक्शन भी देखने को मिलेगी, लेकिन यही वो टाइम होता है जब हम राइट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके फ्यूचर्स में बड़े प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जिसका हमने ध्यान रखना होगा वो ये कि ये चांस सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो राइट गाइडेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए बेस्ट यही होता है कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की गाइडेंस में काम करें, जो हमें हेल्प करते हैं बेस्ट स्टॉक्स को चुनने में, परफेक्ट एंट्री एंड टाइमली एग्जिट करने में। बट व्हाई दिस फेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होती है तो हमें अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं डिस्काउंट पर, जैसे सेल्स में प्रीमियम ब्रांड्स, एंड यही बेस्ट टाइम है कि हम अच्छी वेल्थ क्रिएशन के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करें। लेकिन क्वेश्चंस यही है कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, कब एंट्री लें, कब एग्जिट करें, रिस्क मैनेज कैसे करें एंड प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं। तो इसका सोल्यूशन लेकर आया है यूनिवेस्ट ऐप, जो कि इंडिया का ट्रस्टेड स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ मिलती है सेबी रजिस्टर्ड सर्च एनालिस्ट के द्वारा रिकमेंडेशंस फॉर इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड कमोडिटीज। सिर्फ रिकमेंडेशंस ही नहीं, रियल टाइम बाय एंड सेल अलर्ट्स भी मिलते हैं टेलीग्राम एंड यूनिवेस्ट ऐप पर।
और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट ऐप पर और इकोनॉमिक टाइम्स का अवार्ड भी जीत चुके हैं फॉर नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस प्लेटफॉर्म इन स्टॉक मार्केट। प्लान 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि पर डे सिर्फ 6 रुपीज बनते हैं। हमारे यूजर्स के लिए स्पेशल यही है कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से साइन अप करने से आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस मिलेंगी और अप टू 80% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। और जिन लोगों ने पहले से ही ऐप को डाउनलोड कर रखा है उन्हें भी स्पेशल डिस्काउंट मिलेंगे। यूज करें कूपन कोड सुशील80 एंड एंजॉय द बिग सेविंग्स। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। जब भी हम किसी सेक्टर या इंडस्ट्री को कवर करते हैं तो हमारा फोकस जनरली 10,000 करोड़ से नीचे की कंपनीज पर रहता है, बट ये एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पर हम बड़े प्लेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट बिजनेस जिसे ऑफ कोर्स हम इग्नोर नहीं कर सकते वो लाइसेंस्ड मॉडल से ट्रांजिशन करके इंडिजिनाइज्ड मॉडल पर काम कर रहा है एंड कंट्री के कई सारे लीडिंग प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा है, जैसे कि तेजस मार्क 1 का डेवलपमेंट हो, तेजस मार्क 1 अल्फा हो, सुखोई 30 का अपग्रेड हो, डोनियर 25 एंड लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट हो। तो कंपनी का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जिन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स का हमने नाम लिया है, इसके अलावा ये स्पेस सेक्टर में भी काम करते हैं। यहाँ पर स्पेस सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर्स, प्रोपेलेंट टैंक एंड क्रायोजेनिक इंजन्स में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस कंपनी के केस में नियर टर्म में ग्रोथ ट्रिगर ये है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने फर्स्ट 99 इंजन्स की डिलीवरी रिज्यूम कर दी है एंड इनका जो यूज है ये तेजस फाइटर जेट्स में होना है, जिससे तेजस फाइटर जेट्स की डिलीवरी रैंप अप हो सकती है। उसके बाद नेवी के लिए जो तेजस मार्क 1 अल्फा का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इसकी डिलीवरी 2025 के सेकंड क्वार्टर में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ 2025 की बात की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर 25 की बात नहीं की जा रही है, तो उस हिसाब से सेकंड क्वार्टर अभी चल रहा है। उसके बाद 97 और तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिल सकता है एंड इसके साथ कुछ कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंपनी की ऑर्डर बुक। तो एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 कंपनी के पास 1,84,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 टाइम्स है। तो ये ऑर्डर्स हमें अच्छी रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी देते हैं, बट एक चीज हमें समझना होगा कि ऑर्डर्स कई बार कैंसिल भी होते हैं एंड इसके साथ एग्जीक्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहता है। उस वक्त कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो लास्ट 5 इयर्स में इन्होंने 26% के CAGR से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है, जो कि 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। उसका प्राइस टू अर्निंग देखें तो 34.8 है। तो वैल्यूएशन के मामले में ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, उसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंपनी अपने EPS को 15 से 20% के CAGR से ग्रो कर पा रही होती है, उसे जनरली 35 से 40 के मल्टीपल्स में PE मिलता है। बट इनके केस में जो प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है वो इससे ज्यादा हो रही है, तो उस केस में हम ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। बट एक पॉइंट जिसे हमने बिगिनिंग में भी डिस्कस किया था वो यही कि रिसेंट में यहां पर एक रैली हुई है, पूरे सेक्टर में ही रैली हुई है, तो कुछ कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क रहेगा। तो इस बिजनेस को ऑफ कोर्स हमें अपने फोकस में रखना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड बिजनेस है वो भी अपने सेगमेंट में इंडिया में मार्केट लीडर है, जो कि रडार्स का डेवलपमेंट करता है, जिनका यूज होता है सर्विलांस में, चाहे वो एयर स्पेस का सर्विलांस हो या फिर सी में सर्विलांस हो, देन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स में, जैमर्स में, उसके बाद नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी में एंड उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, स्पेशली जो डिफेंस से रिलेटेड होती हैं। तो कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो इनके केस में जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें फर्स्ट ये है कि इनके पास क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स, मिड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, नेक्स्ट जनरेशन कोवेट्स एंड जो P-75 एंड P-75 आई कैटेगरी की सबमरीन्स हैं, इनके लिए काफी क्रिटिकल एंड बड़ी वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं। तो आज इनके पास जो टोटल ऑर्डर बुक है ये 77,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3.5 टाइम्स के अराउंड है एंड ये एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। इसमें से जो 11,000 करोड़ के ऑर्डर्स हैं ये फाइनेंशियली 25 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ही आए थे। तो वैल्यूएशन के मामले में देखें तो प्राइस टू अर्निंग 45.4 का है, लेकिन यहां पर जो प्रॉफिट ग्रोथ हुई है वो लास्ट 3 इयर्स में हुई है 24% की एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हुई है 40% की। तो प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में हम इसे ओवर वैल्यूड तो नहीं बोल सकते, बट HL के कंपैरिजन में हमें थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी एक्सीलेंट है। तो नियर टर्म में हमें जो रैली देखने को मिली है इसे भी हमें अपने माइंड में रखना चाहिए। तो ये भी एक बिजनेस है जो कि ऑफ कोर्स हमारे फोकस में रहना चाहिए। उसका नेक्स्ट 2 बिजनेसेस को डिस्कस करने से पहले हमें यूनियन बजट 2025 में हुई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट को स्टडी कर लेते हैं। वो ये कि इस बार के बजट में इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को एक बड़ा एलोकेशन मिला है जिसकी वैल्यू है 25,000 करोड़। इसके तहत क्या होगा कि शिप बिल्डिंग क्लस्टर सेटअप किए जाएंगे एंड ऐसे शिप्स की डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा जिनका इनहैंस्ड रेंज हो एंड बड़ी कैपेसिटी के हो।
इसके साथ जो एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी इंप्रूव करने पर फोकस किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट में स्पेंडिंग की जाएगी एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए भी इकोसिस्टम सेटअप किया जाएगा सो दैट हमारी जो शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी है उसे रिवैम्प किया जा सके एंड कॉस्ट डिसएडवांटेजेस को एड्रेस किया जा सके। तो यहां पर वो कंपनी जो इंडियन नेवी के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है उसे ऑफ कोर्स हमें अपने फोकस में रखना चाहिए एंड जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स वो डेवलप कर रहे हैं इसमें नेवल शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, कॉम्बैट शिप्स हैं, नेवल एक्सिलरी वेसल्स हैं, टग्स हैं, वार्जेस हैं, उस पर ड्रेजर्स हैं, सप्लाई एंड सपोर्ट वेसल्स हैं, फेरीज हैं एंड कार्गो वेसल्स हैं एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आपकी स्क्रीन पर ये रही। तो कंपनी का नाम है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कि आज तक 805 वेसल्स, 30 वारशिप्स, 8 सबमरीन्स एंड इसके साथ और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर चुके हैं। तो ये कंपनी शिप बिल्डिंग के स्पेशली डिफेंस शिप बिल्डिंग के प्रोडक्शन में फोरफ्रंट पर रहने वाली है एंड दिसंबर 24 के क्वार्टर एंड पर इनके पास जो ऑर्डर बुक थी वो थी 34,787 करोड़, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स के अराउंड है, जिससे हमें अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। जब किसी कंपनी का बिजनेस एक्सीलेंट होता है उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें स्टडी करना होता है वो होता है ऑफ कोर्स वैल्यूएशन। तो प्राइस टू अर्निंग के मामले में ये 42 के मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। ये प्राइस टू अर्निंग कम है या ज्यादा है उसके लिए हम सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर्स पर चले जाते हैं एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि 3 इयर्स में ये 47% के CAGR से अपने नेट प्रॉफिट्स को बढ़ा रही है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में जो प्रॉफिट्स में ग्रोथ हुई है वो है 72% की। तो प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी ओवर वैल्यूड नहीं है, इनफैक्ट फेयरली वैल्यूड है। तो इस बिजनेस को भी हम फोकस में रख सकते हैं। तो उसके बाद काफी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंटली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड पर फोकस कर रहे हैं, जो कि शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग में एक्सपर्टाइज रखती है। उनका फोकस करने का मेन रीजन है स्टॉक प्राइस में एक बड़ी करेक्शन। तो यहां पर अगर हम पॉजिटिव में देखें कि जो ऑर्डर बुक है वो 22,000 करोड़ के अप्रॉक्स है, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 6 टाइम्स के अराउंड है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 5 टाइम्स के अराउंड है, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी तो अच्छी मिलती है। लेकिन नेगेटिव क्या है उसके लिए अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स पर जाएं एंड एक ट्रेंड को हम नोटिस करें कि कंपनी का 4 to 5 क्वार्टर्स की रेवेन्यू एक रेंज में रहती है एंड यहां पर हम देख सकते हैं कि रेवेन्यू एक रेंज में रही है एंड उसके बाद नेक्स्ट 6 क्वार्टर से रेवेन्यू एक रेंज में चल रही है। तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इस रेवेन्यू की रेंज को ब्रेक करके बाहर आए, तभी जाके इस कंपनी का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो पाएगा। उसका लास्ट क्वार्टर में इन्होंने कोई भी इन्वेस्टर कॉन कॉल या फिर इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन वगैरह रिलीज नहीं की है, तो ये भी जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। उसका अगर हम वैल्यूएशन को स्टडी करें तो प्राइस टू अर्निंग है 47.5, कम है या ज्यादा है उसके लिए अगर हम प्रॉफिट एंड सेल्स की ग्रोथ को देखें तो प्रॉफिट्स में लास्ट 3 इयर्स में 10% के CAGR की ग्रोथ हुई है, जो कि खास नहीं है, बट ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो इसे अगर हम मजगांव डॉक से कंपेयर करें तो मजगांव डॉक इज लुकिंग मच बेटर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड वैल्यूएशन। इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं तो उनका फोकस क्वार्टरली रिजल्ट्स पर ऑफ कोर्स रहना ही चाहिए। व्यूअर्स अभी तक सोच रहे होंगे कि हमने किसी भी छोटे बिजनेस को अभी कवर नहीं किया है, तो उनके लिए एक माइक्रो कैप बिजनेस को लेकर आया हूं जो अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में प्राइवेट प्लेयर्स में मार्केट लीडर है। तो कंपनी का नाम है सिक्का इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। तो यहां पर स्पेशल ये है कि इनके पास इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली डेडिकेटेड लैंडिंग गियर फैसिलिटी है विद इन प्राइवेट सेक्टर एंड इस फैसिलिटी को जो डेवलप किया गया है ये एक ज्वाइंट वेंचर के थ्रू डेवलप किया गया है विद एरोस्पेस एविएशन इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो कि यूके बेस्ड है। तो इनके पास सेंटर की मिलिट्री एयर वर्दीनेस सर्टिफिकेशन है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल ऑफ लैंडिंग गियर्स। तो जिनको नहीं पता है कि लैंडिंग गियर्स बोलते किसे हैं, तो ये जो टायर के साथ असेंबली है इसे लैंडिंग गियर कहा जाता है। जिसे फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट में टेक ऑफ के इमीडिएट बाद रिट्रैक्ट कर लिया जाता है एंड लैंडिंग से जस्ट पहले ड्रॉप कर दिया जाता है। ये काफी क्रूशियल पार्ट रहता है किसी भी एयरक्राफ्ट का एंड एक एयरक्राफ्ट की टोटल कॉस्ट में अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी रखता है। तो डिफेंस के लिए कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट के ये लैंडिंग गियर को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसमें ट्रेनर्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, लार्ज यूएवीज हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उसका प्राइवेट सेक्टर में ये बिजनेस जेट्स के लिए एंड रीजनल एयरक्राफ्ट के लिए लैंडिंग गियर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद एयर के थ्रू जो सर्च एंड रेस्क्यू होता है उसमें यूज होने वाले भी कई क्रिटिकल कंपोनेंट ये डेवलप करते हैं, इंटरकनेक्शन सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, कई सारे हैंडलिंग सिस्टम्स को डेवलप करते हैं एंड इसके साथ मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है, जिसमें ROC हो गया, ROE हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी काफी एक्सीलेंट है क्योंकि रिजर्व्स है 105 करोड़ के
एंड इसके सामने बोरोइंग बिल्कुल भी नहीं है एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी 30 करोड़ के हैं। कंपनी ऑपरेशन से कैश भी जनरेट कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इन्होंने 20 करोड़ की कैश जनरेट की थी। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाएं तो अच्छी चीज देखने को यह मिलेगी कि प्रोमोटर्स ने अपने स्टेक को कांस्टेंट रखा हुआ है, एफआईआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है एंड पब्लिक में अगर हम जाएं तो यहां पर कई सारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी इस क्वार्टर में ऐड हुए हैं। बट जिन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है उसमें फर्स्ट ये है, एक तो रिसेंट में काफी बड़ी रैली हुई है एंड सेकंड ये है कि प्राइस टू अर्निंग हायर साइड पर है, तो इसलिए इसे आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो डू हिट द लाइक बटन। इस तरह की क्वालिटी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर लें। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।